हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट वगैरह आता है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आज इसी कड़ी के अंतर्गत अपन बात करेंगे कि जो आपके एनिमल हस्बेंड्री के वीआईपी क्वेश्चनों की, मतलब कि जो आपके ज़्यादातर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन की, जिसके अंतर्गत अगर आप एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हो, एएफओ की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग तैयारी कर रहे हो, तो उसके अंतर्गत यहाँ से क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। तो अपन इस सेशन के अंतर्गत जो एनिमल हस्बेंड्री के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है उनकी बात करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की कि मुर्गी के मांस को सफ़ेद मांस कहते हैं, तो इसी प्रकार अन्य मांस को क्या कहा जाता है। तो आपको पता ही होगा कि जो मुर्गी की होती है, मुर्गी के मांस को क्या कहा जाता है, सफ़ेद मांस कहा जाता है। तो अन्य किसी अन्य का मांस होगा तो उसे क्या कहेंगे, नीला मांस कहा जाता है, लाल मांस कहा जाता है, हरा मांस कहा जाता है, पीला मांस कहा जाता है। तो आपको पता ही होगा कि जो अन्य किसी का मांस होता है उसे लाल मांस के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मुर्गी के एक अंडे का औसतन भार कितने ग्राम का होता है। तो मुर्गी का एक अंडा होता है, उसका औसतन भार कितना होता है आपका, 58 ग्राम का होता है, 48 ग्राम का होता है, 38 ग्राम का होता है या 78 ग्राम का। तो जनरली आपने पता ही होगा कि जो आपका मुर्गे का भार होता है, सॉरी, मुर्गे के अंडे का भार होता है वो आपके 58 से 60 ग्राम के लगभग होता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि अंडे में कवच का प्रमुख कार्य क्या है। तो आपको पता ही होगा कि जो अंडे के ऊपर बाह्य कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है, तो इसका कार्य क्या है, अंडे के आंतरिक भागों की रक्षा करना, भ्रूण को कैल्शियम प्रदान करना, अंडे का आकार बढ़ाना, अंडे के भार में वृद्धि करना। तो जो मुख्य काम होता है अंडे का वो क्या होता है कि आंतरिक भाग होते हैं उनकी रक्षा करना या बाह्य आघातों से बचाने का कार्य करता है, जो कि अंडे का कवच होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि अंडे की जर्दी के माध्यम से या माध्यम में स्थिर रखने का कार्य करता है। तो जो अंडे की जर्दी होती है को मध्य में रखने, यानी कि जो आपने अगर एग देखा होगा तो उसके अंतर्गत एक तो श्वेतक पाया जाता है और अंदर येलो यक पाया जाता है। तो उसको जो स्थिर रखने का कार्य करता है वो कौन करता है, तो श्वेतक रज्जु या चलेजा करता है, श्वेतक या एल्बुमिन करता है, कवच करता है, या कवच झिल्ली करता है। तो जो आपके अंडा होता है उसके अंतर्गत जो जर्दी होती है उसको एक जगह स्थिर रखने का कार्य जो आपके श्वेतक वगैरह होता है या जिसे चलेजा कहा जाता है वो आपका स्थिर रखने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि मुर्गी के अंडे से चूजा निकलने में कितने दिन लगते हैं। तो आपको पता ही होगा कि जो मुर्गी का अंडा होता है उससे अंडे से जो चूजा बाहर निकलता है वो कितने दिन पे निकलता है, 21 दिन पे निकलता है, 12 दिन पे निकलता है, 17 दिन पे निकलता है, 30 दिन पे निकलता है। तो आपको पता ही होगा कि जो अंडे की हैचिंग डेज होती है वो कितने होती है, आपके 21 दिन होती है। यानी कि 21 दिन बाद में आपके मुर्गा एक को से बाहर निकल जाता है या हैचिंग हो जाती है। इसके अलावा आपको पता ही होगा कि अगर कृत्रिम तरीके से सेने के लिए आपको इंक्यूबेटर मशीन का भी यूज़ किया जाता है, जिसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं 7वें और 14वें दिन अपन उसकी जांच भी की जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं, तो इसका भी विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि अंडे से चूजे में फैलने वाली बीमारी कौन सी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बीमारी है और काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अंडा होता है तो अंडे से चूजे में जो बीमारी फैल जाती है वो कौन सी होती है, ल्यूकोनिस होती है, मैरेक्स होती है, फाउल पॉक्स होती है, कोक्सीडियोसिस होती है। तो आपको पता ही होगा जो ल्यूकोलिस होती है ना, वो बीमारी आपके अंडे से चूजे के अंतर्गत भी फैलने वाली होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस नस्ल की बकरों में सामान्यतः डाडी पाई जाती है। तो यह पाई जाती है आपके बीटल में पाई जाती है, टोगन वर्ग में, अंगोरा में या अन्य में। तो अगर बात करें इसकी कि बकरे के अंतर्गत सामान्यतः डाडी पाई जाती है वो किस में पाई जाती है, बीटल के अंतर्गत। और इसको भी याद करने की शानदार ट्रिक की बात करें कि आपको पता होगा कि जो बीटल है वो सामान्यतः जो गुरदासपुरा है ना, जो पंजाब के आसपास में यह बकरी पाई जाती है। और पंजाब वाले लोग ज़्यादातर मेल लोग क्या करते हैं, दाढ़ी और मूछें रखते ही हैं। तो आपको सामान्यतः इससे भी कोरिलेट करके याद कर सकते हो कि बीटल कहाँ की है, पंजाब की है, और पंजाब के लोग दाढ़ी रखते हैं। तो आपके बीटल के अंतर्गत क्या पाई जाती है, दाढ़ी पाई जाती है नर के अंतर्गत। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि बारबरी बारबरी नस्ल की कहाँ से उत्पत्ति हुई है। तो जो सोमानिया क्षेत्र है तो वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो वो कहाँ पे आता है, पूर्वी अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में, उत्तरी भारत में, चीन में। तो आपको पता है जो पूर्वी अफ्रीका का बारबरा क्षेत्र है वहाँ से इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। ये इंडियन ब्रीड के अंतर्गत भी मानी जाती है, क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा क्वेश्चन पूछा था कि ये एक्जोटिक ब्रीड कौन सी है, तो उसके अंतर्गत बारबरी भी ऑप्शन था, वो इंडियन ब्रीड मानी जाती है। एक्जोटिक के अंतर्गत आपके अन्य जैसे टोगनबर्ग वगैरह हो गई, ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। और इसके अलावा अगर बात करें बारबरी की काफ़ी टिपिकल करेक्टर की, तो यह साल में 2 बार बच्चे लाती है और 2-2 बच्चे लाती है ना। यानी कि 2 बार इसकी काविंग होगी और 2 बार के अंदर ही 2-2 किड्स देती है। इसके अलावा अपन बात करें कि बारबरी के बारे में, तो इसको अपन सिटी गोट के नाम से भी जानते हैं। तो सिटी गोट किसे कहते हैं, अपन बारबरी को कहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार बारबरी से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से दुधारू नस्ल की बकरी कौन सी है। तो टोगनबर्ग है, बीटल है, जमुनापारी है, बारबरी है। तो निम्न में से पूछा है तब तो आपकी टोगनबर्ग आ जाएगी। अगर ऐसे बात करें कि जो भारतीय नस्लों के अंतर्गत जो आपकी बकरी की कौन सी नस्ल है जो दुधारू नस्ल है, तो उसकी अगर बात करेंगे तो जमुनापारी आपकी नस्ल आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से बकरी की किस किस्म नहीं है, नस्ल आएगी ना, कि निम्न में से बकरी की नस्ल नहीं है। तो इनमें से बकरी की नस्ल कौन सी नहीं है, तो बात करें कि सानेन नहीं है, एल्पाइन नहीं है, मारवाड़ी नहीं है या चोकला नहीं है। तो आपको पता ही होगा कि जो बकरी की नस्ल नहीं है वो कौन सी नहीं है, चोकला नहीं है, क्योंकि चोकला तो आपकी भेड़ की नस्ल होती है जो शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है और जिसे छापर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे राजस्थान की मेरिनो भी कहा जाता है। तो चोकला आपकी भेड़ की नस्ल हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल है। तो चेंगू, पश्मीना, बारबरी या सभी। तो आपको पता ही होगा कि ये सभी की सभी नस्लें किसकी है, आपकी बकरी की है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सी बकरी की विदेशी नस्ल नहीं है। तो इनमें से बताना है कि विदेशी नस्ल नहीं है। तो बीटल नहीं है, सानेन नहीं है, अल्पाइन नहीं है, टोगनबर्ग नहीं है। तो आपको पता ही है सानेन स्विट्जरलैंड की है, टोगनबर्ग भी आपके बाहर की है, विदेशी नस्ल है, अल्पाइन भी आपके बाहर की है। लेकिन जो बीटल है वो आपके गुरदासपुरा जो पंजाब का क्षेत्र है वहाँ की है। तो आपको कौन सी बतानी थी, विदेशी नस्ल नहीं है, तो कौन सी नहीं है, आपकी बीटल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि एल्पाइन नस्ल की बकरी का उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है। तो फ्रांस से मानी जाती है, स्विट्जरलैंड से मानी जाती है, पूर्वी अफ्रीका से या भारत से। तो मैंने पहले ही बताया कि जो एल्पाइन नस्ल है वो विदेशी नस्ल है। तो अगर वो उसकी उत्पत्ति है वो कहाँ से, आपकी फ्रांस से मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान की मेरिनो भेड़ किस नस्ल को कहा जाता है। तो मैंने इसका पहले भी आपको बता दिया कि जो राजस्थान की मेरिनो भेड़ किसे कहते हैं, तो मालपुरा कहते हैं, मारवाड़ी कहते हैं, अविवस्त्र को कहते हैं, चोकला कहते हैं। तो आपको पता ही है कि जो राजस्थान की मेरिनो भेड़ है वो चोकला को कहा जाता है और इसे अपन शेखावाटी क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है और इसे छापर के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उन्नत किस्म की ऊन के लिए उत्पादन के लिए भेड़ की कौन सी नस्ल पाली जाती है। तो उन्नत किस्म की अगर ऊन चाहिए तो उसके लिए मेरिनो पालोगे, मारवाड़ी पालनी चाहिए, मालपुरा पालनी चाहिए, चोकला पालनी चाहिए। तो अगर बात करें कि उन्नत किस्म की ऊन प्राप्त करने के लिए आपको मेरिनो पालनी चाहिए या मेरिनो नस्ल की रिकमेंडेशन की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, निम्न में से भेड़ की नस्ल नहीं है। तो बताना आपको भेड़ की नस्ल नहीं है। तो जैसलमेरी नहीं है, अविवस्त्र नहीं है, अविकाली नहीं है, ये जमुनापारी नहीं है। तो आपको पता ही होगा कि जो जैसलमेरी है ये भेड़ की नस्ल भी है और इसके अलावा ऊँट की नस्ल भी है आपके, है ना। और अविवस्त्र है ये आपके भेड़ की नस्ल ही है। अविकालीन है ये भी भेड़ की नस्ल है और ये अविकालीन और अविवस्त्र ये आपके CSWRI से निकाली गई नस्लें हैं। इसके अलावा बात करें जमुनापारी, ये आपका इटावा क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है, यूपी के अंतर्गत, जो कि एक बकरी की नस्ल है। तो जमुनापारी किसकी है, बकरी की नस्ल है और इसकी रोमन नाक पाई जाती है। सामान्यतः अच्छी दूध देने वाली नस्ल मानी जाती है इसे, है ना। तो जमुनापारी किसकी नस्ल हो जाएगी, आपकी बकरी की नस्ल होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है।
न्यून में से भेड़ की नस्ल है, तो अब आप लोगों को भेड़ की नस्ल बताना है। तो कराकुल हो गई, अविवस्त्र हो गई, अविकालीन हो गई। तो ये तीनों नस्लें काय की आपकी भेड़ की नस्लें होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है कि उपरोक्त नस्लें किसकी है, आपकी भेड़ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये अभी मैंने पहले भी बताई आपको कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। टोंक में है, कोटा में है, जैसलमेर में है या बीकानेर में है। तो आपको पता ही होगा कि जो CSWRI के नाम से भी जाना जाता है, तो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र है वो आपके टोंक के अंतर्गत स्थित है। और टोंक में भी कहाँ पे, मालपुरा के अंतर्गत है। तो कई कई बार डायरेक्ट टोंक ना देकर मालपुरा भी दे दिया जाता है। तो मालपुरा के अंतर्गत स्थित है आपका CSWRI। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र से भेड़ की कौन सी नस्लें विकसित की गई है। तो ये चीज़ मैंने पहले बता दिया आपको कि जो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र है CSWRI है, वहाँ से कौन कौन सी नस्लें निकाली गई है। तो अविकालीन, अविवस्त्र, दोनों या कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है कि अविकालीन और अविवस्त्र दोनों नस्लें आपकी कहाँ से निकाली गई है, CSWRI से। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रेम्बुल नस्ल के मेरिनो मेडो नर व मालपुरा नस्ल की भेड़ मादा के संकरण से विकसित की गई है। तो जो रेम्बुलेट है ना, रेम्बुलेट इनटू आपका क्रॉस हुआ था आपके मालपुरा। तो इससे जो क्रॉस की गई थी, उससे कौन सी नस्ल तैयार की गई थी, अविवस्त्र की गई थी, अविकालीन करी गई थी, कराकुल करी गई थी या चोकला नस्ल करी गई थी। तो आपको पता ही होगा कि जो रेम्बुलेट के नर और जो आपकी मालपुरा की नस्ल थी, उसके क्रॉस से अविकालीन नस्ल तैयार की गई थी। इसके अलावा बात करें कि अविवस्त्र की, तो वो आपके किससे, मेरिनो इनटू चोकला, मेरिनो का क्रॉस करवाया था चोकला के साथ में, उससे आपकी जो नस्ल तैयार की गई थी वो अविवस्त्र तैयार करी गई थी। तो आपको पता ही होगा कि जो मेरिनो है वो काफ़ी अच्छी फाइन प्रकार की ऊन देता है, और चोकला भी राजस्थान की मेरिनो माना जाता है। तो दोनों अच्छी ब्रीडों को मिलाकर तो अविवस्त्र, यानी कि जिससे वस्त्र तैयार किए जाए, तो इससे करके आप याद कर सकते हो। तो अविवस्त्र तो आपकी क्या होगी, अच्छी से तैयार की गई थी। और मालपुरा जिससे क्रॉस करवाया गया था वो अविकालीन था, जिससे कालीन तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस नस्ल की मादा भेड़ों में सींग नहीं होते। तो मेरिनो में नहीं होते, कराकुल में नहीं होते, दोनों में नहीं होते या कराकुल। तो इसकी बात करें, इन दोनों के अंतर्गत ही आपके भेड़ों में सींग नहीं पाए जाते। और भेड़ों के अंतर्गत भी, मादा के अंतर्गत, इनके अंतर्गत सींग नहीं पाए जाते हैं। आपको पता ही होगा, नर के अंतर्गत तो घुमावदार सींग पाए जाते हैं मेरिनो के अंतर्गत, नर भेड़ों के अंतर्गत, और मादा के अंतर्गत सींग अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेरिनो नस्ल की भेड़ की कहाँ से उत्पत्ति हुई है। तो मेरिनो का जो उत्पत्ति स्थल माना जाता है वो कहाँ से माना जाता है, भारत से, स्पेन से, अमेरिका से या चीन से। तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे, जो मेरिनो का उत्पत्ति स्थान है वो आपके स्पेन से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पेल्ट प्राप्त के लिए भेड़ की कौन सी नस्ल विशेष रूप से पाली जाती है। तो कराकुल है, मेरिनो है, रेमुलेट है या इनमें से कोई नहीं। तो बात करें कि जो पेल्ट के लिए पाली जाती है वो सामान्यतः कराकुल पाली जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान की शुष्क क्षेत्र में पाली जाने वाली भेड़ की नस्ल है। तो जो राजस्थान के शुष्क क्षेत्र है वहाँ पे कौन सी भेड़ की नस्ल पाली जाती है। तो पुगल, जैसलमेरी, मालपुरा या एव भी दोनों। तो आपको पता ही होगा, जो मालपुरा है ये मालपुरा टोंक वाले क्षेत्र के अंतर्गत पाली जाती है। लेकिन जो पुगल है और जैसलमेरी है, ये आपके जो शुष्क क्षेत्र है वहाँ पे पालने का रिकमेंडेशन दिया जाता है। तो जैसलमेर तो सामान्यतः जैसलमेर वाले जिले के अंतर्गत देखने को मिलती है, और पुगल है ये आपका बीकानेर का इलाके के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी आगे अपन बढ़ाएंगे, जिसके अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे कम समय के अंतर्गत अपन अधिक से अधिक प्रश्न करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।